तुम 15 साल बाद इस तरह मिलोगी कभी सोचा नहीं था। ग्रोसरी की दुकान के गल्ले पर बैठा नीलेश कुमुद को देखते ही मुस्कुराकर चहकते हुए बोला। सालों से पड़ी उदासी की लकीरें मिट गई, चेहरा खिल गया। नीलेश की एकटक घूरती नज़र कुमुद पर टिक कर रह गई। मस्तिष्क पहले और अब में अंतर करने लगा। पोनी टेल की जगह सुलझे हुए लंबे बालों ने ले ली है। गोल मटोल चेहरा जिसको कभी उसने मेकअप में नहीं देखा था, आज तीखे मेकअप में देख रहा है। आँखों में गहरा काजल, गालों पर लाली, गहरी लिपस्टिक के साथ लाइनर से सजे हुए उसके फूल की पंखुड़ी के समान नरम होंठ। इतने साल बाद कुमुद को अचानक देख सांसें तेज हो गईं, मन मचल उठा। नीलेश की जगह कोई और होता तो शायद कुर्सी छोड़ के उसको गले ही लगा लेता। तुम तो एकदम बदल गए हो, यहाँ कैसे आना हुआ? कुमुद ने चौंकते हुए कहा। कुमुद घर से निकली थी किसी बड़े मार्ट में शॉपिंग के लिए, लेकिन ट्रैफिक के कारण पास ही छोटी दुकान से ही सामान लेना ठीक समझा। इस तरह अचानक ग्रोसरी की दुकान से गल्ले पर 15 साल बाद नीलेश को देखकर चौंक गई। बस अब तो यहीं। तुम बताओ यहाँ कैसे? नीलेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। कुमुद 3 साल से यहीं पास की सोसाइटी में रह रही हूँ। बस अब तो यहीं का क्या मतलब है? तुम तो नीलेश, यहीं का मतलब यहीं। नीलेश थोड़ा सा मुस्कुराया, चारों तरफ गर्दन घुमाकर हाथ का इशारा करते हुए। बस अब तो यही रोज़गार है, 2 वक्त की रोटी के लिए बहुत है। जिंदगी अच्छे से कट रही है। कुमुद ने कंधे उचकाकर तिरस्कार भाव से कहा। मुझे तो लगा था बड़ा सा क्लिनिक होगा या किसी बड़े हॉस्पिटल में मिलोगे। इस तरह देखूंगी कभी नहीं सोचा था। नीलेश के चेहरे पर हंसी थी। यह हंसी खुशी की नहीं, झेप मिटाने की थी। तुम कुछ लेने आई थी शायद, नीलेश ने बात बदलते हुए कहा। कुमुद ने एक छोटी सी पर्ची आगे बढ़ा दी। नीलेश ने एक नज़र डाली और अपने सहायक को आवाज़ लगाते हुए पर्ची थमाते हुए कहा, यह बहुत ख़ास है, सामान ध्यान से निकालना। ख़ास शब्द सुनते ही कुमुद ने गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा, कभी याद नहीं आई? जवाब में नीलेश ने फिर से हल्की सी मुस्कान पेश कर दी। सहायक ने सामान एक पॉली बैग में बांधकर आगे बढ़ा दिया। कुमुद ने पैसे दिए और गुस्से में बोली, यू डिज़र्व इट। आई कॉन्ट बिलीव हाउ रूड योर बिहेवियर। आँख में उभरी एक बूंद को पोंछते हुए दुकान से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में आ बैठी। कोई कितना भी कठोर क्यों ना हो जाए, किंतु उम्मीदें फिर भी दिल के किसी कोने में उम्मीद को पूरी करने की उम्मीद में लगी रहती हैं। उम्मीद थी नीलेश दुकान से बाहर निकलकर हाथ थाम लेगा, अभी गाड़ी से उतरने को कहेगा। फुर्सत से बैठकर 15 सालों में हुई हर एक घटना का वर्णन करेगा, उसे इस तरह रूठ कर जाने से रोक लेगा। कुछ बोलेगा, कुछ जवाब देगा, माफ़ी मांगेगा, लेकिन हाय री टूटती हुई उम्मीद, ऐसा कुछ भी तो नहीं हुआ। नीलेश सिर्फ नज़र नीचे झुकाए वहीं बैठा, कांच की उस दीवार से साफ दिख रहा है। कुमुद की टूटती उम्मीद ने भी हार मान ली। गाड़ी स्टार्ट कर बड़ी तेज़ी के साथ चूं की आवाज़ करते हुए गाड़ी आगे बढ़ा दी। सहायक, भैया आप जानते हो इन मैडम जी को? नीलेश ने उसी मुद्रा में बैठे हुए धीमे से हाँ में गर्दन हिला दी। सहायक, बड़ी दमदार संपादक हैं, बड़े बड़ों को लपेट लेती हैं अपनी बातों में। मुझे तो इन्हीं का चैनल अधिक अच्छा लगता है, बाकी सब संपादक तो नेताओं की कठपुतलियाँ हैं। इनकी शादी है इसी महीने में, जान पहचान है तो शादी का सामान तो यहीं से ही लेंगी। भैया कहकर एक सेल्फी दिलवा देना। नीलेश भड़कते हुए, तेरे पास बकवास करने का बड़ा टाइम है। तेरे को कितनी बार बोला सामान सही से लगा कर रखा कर। चल जा सामान लगा, शाम को वैसे भी टाइम नहीं मिलता। सहायक सामान लगाने में व्यस्त हुआ। इधर नीलेश लंबी सांस छोड़ते हुए गहरी यादों में चला गया। 11वीं कक्षा का वो पहला किस जो आज भी उसके होंठों का कोमल एहसास याद कराता है। छोटी सी स्कर्ट में पोनी टेल वाली अपनी मुस्कान से कुमुद जब सभी लड़कों के दिल पर बिजलियां गिराती, अपने चंचल स्वभाव के साथ उछलती कूदती चलती, तब सभी के दिलों को घायल कर जाती।
जब वो हंसती तो फूलों की बरसात सी होती। अक्सर अपने दोस्तों से इसी तरह के किस्से हमेशा सुना करता था। नीलेश बचपन से ही अपनी मम्मी के साथ कुमुद के घर जाया करता था। कभी कभी कुमुद भी उसके घर आया करती। आने जाने का ये सिलसिला सिर्फ पड़ोसी होने के नाते ही था। उन दोनों में सिर्फ औपचारिक बातें और हल्की सी मुस्कान पास करने तक ही सीमित था। वो समय ही बड़ा निराला था। लोगों के पास समय ही समय हुआ करता था। एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना, घंटों बातें करना, दुख सुख में हरदम एक दूसरे के लिए कुछ भी कर जाना। शायद यह सब सिर्फ इसलिए था क्योंकि तब लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं होते थे और टेलीविज़न पर ही कुछ ही प्रोग्राम आया करते थे। अपने इलाके का वह बड़ा सा पार्क जहाँ सभी लड़के लड़कियाँ दिन ढलते खेलने कूदने पहुँच जाते। अक्सर साथ खेलते, लेकिन सिर्फ खेल। लड़ाइयाँ भी होती, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों की या कहो कुछ मिनटों की। सुलह होती और फिर साथ खेलने लगते। कब से साथ खेल रहे थे ये याद नहीं। याद है तो वो लम्हा जब कुमुद ने उसको पहला किस किया था। उस दिन मम्मी उसे ज़बरदस्ती कुमुद के घर ले गई थी। कुमुद ड्राइंग रूम में ज़मीन पर बैठी कुछ लिख रही थी। नीलेश मम्मी के पास बैठा घर की दीवारों को निहार रहा था। उनकी हो रही बातचीत से नीलेश को कोई सरोकार नहीं था। दीवारों से नज़र घुमाकर उसकी नज़र कुमुद पर पड़ी। ऐसा लगा जैसे उसने पहली बार कुमुद को देखा है। उसकी छोटी स्कर्ट से झांकती गोरी जंघाएं न जाने क्यों उसको आकर्षित कर रही थीं। वह समय ऐसा था जब वो प्रेम व शारीरिक मिलन के विषय में कुछ भी तो नहीं जानता था। दोस्तों की बातों से अधिक उसे उसकी किताबों से लगाव था। घर का माहौल एकदम सात्विक होने से रविवार और बृहस्पतिवार को आने वाली फिल्मों तक को देखना उसके लिए अवैध था। टेलीविज़न सिर्फ खबरों को सुनने व महाभारत देखने के लिए ही प्रयोग होता। ऐसे में भला कोई बालक कैसे प्रेम और आकर्षण के विषय को जाने। इन सबसे अनभिज्ञ होते हुए भी न जाने क्यों वह आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। वही कुमुद जिससे खेल खेल में न जाने कितनी बार लड़ाइयाँ हुई थीं, न जाने कितनी बार उसके बाल पकड़कर खींचे, कितनी ही बार उसका शारीरिक स्पर्श किया, खेल ही खेल में कितनी बार उसका आलिंगन किया, लेकिन कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ जैसा आज महसूस हो रहा था। तभी मम्मी ने कुमुद और नीलेश को दूसरे कमरे में जाने को कहा। शायद वो दोनों किसी ऐसे विषय पर बात कर रही थीं जो बच्चों के सामने नहीं करना चाहती थीं। कुमुद उठी और नीलेश को अपने पीछे आने का इशारा करके आगे बढ़ी। एकदम अस्त व्यस्त कमरा। कुमुद के घर अनेक बार आवागमन हुआ, किंतु इस कमरे तक कभी नहीं आया। शायद यह कुमुद का ही कमरा होगा। वहीं किताबें बिखरी पड़ी थीं, कहीं कपड़े। बैठने को सिर्फ एक पलंग। नीलेश से पहले ही वो पलंग पर पैर झुलाते हुए बैठकर बोली, ऐसे क्या घूर रहा था तू मुझे? कुछ भी तो नहीं। सुनकर सकपकाया जरूर, लेकिन पूरी निडरता से नीलेश ने अपनी बात कही। सब जानती हूँ, बच्ची नहीं रही अब। इधर आ मेरे पास। उसने हाथ के इशारे से नीलेश को पास बुलाया। उसके चेहरे पर बेहद चुलबुली सी मुस्कान थी। उस समय उसकी आंखें 1000 वाट के बल्ब के समान चमक रही थीं। पास आते ही उसने नीलेश को उसकी शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचा। एक हाथ से सिर पकड़कर नीलेश के होंठ से अपने होंठ मिला दिए। एक पल को लगा वो उसे इस तरह देखने के लिए दंड दे रही है, उसके होंठ को काट रही है। दूसरे ही पल एक सुखद एहसास हुआ। इस एहसास को समझ पाता उससे पहले ही वो अलग हो गई और नीलेश बिना कुछ समझे जाने पागलों की तरह झींकता हुआ मम्मी मम्मी चिल्लाता हुआ कमरे से बाहर भागा। वो चिल्लाया ज़रूर। एक ही पल में एक कमरे से निकल दूसरे कमरे में पहुंच अपनी और उसकी मम्मी के सामने खड़ा ज़रूर था, लेकिन क्या कहे कुछ समझ नहीं आ रहा था। दोनों औरतें नीलेश की शक्ल को हक्की बक्की देख रही थीं। रेनू आंटी, क्या हुआ? फिर से लड़ लिए तुम दोनों? अचानक हुई इस किस को नीलेश समझ ही नहीं पाया था। शब्दों के अभाव में वो के सिवा कुछ नहीं निकला। कुमुद नीलेश के पीछे खड़ी उसको देखकर झूमते हुए मुस्कुरा रही थी, इशारा कर रही थी बोल देने के लिए। नीलेश कभी उसको तो कभी अपनी और उसकी मम्मी को नासमझी वाले अंदाज में देख रहा था।
न जाने कब बड़े होंगे ये बच्चे, हर समय झगड़ना लड़ना, और कुछ आता भी है इसके सिवा? नीलेश की मम्मी ने गुस्से में भुनभुनाकर कहते हुए, अच्छा चलती हूँ रेनू, ये बच्चे चैन से 2 घड़ी बात भी नहीं करने देते, कल आती हूँ, कहकर खड़ी हो गई। और नीलेश मम्मी के पीछे पीछे इस तरह चल निकला जैसे कोई अबोध बालक भूत के डर से अपने परिजन से चिपक कर चलता है। नीलेश ने मुड़कर एक बार कुमुद की तरफ देखा, वो उसे जीभ निकाल कर चिढ़ा रही थी। घर तो आ गया था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ वहीं छूट गया है। उसके कोमल सुर्ख होठों का एहसास अभी भी मन को गुदगुदा रहा था। अब तक गाल या माथे पर ही चुंबन का एहसास था, और आज यह नया एहसास उसके जीवन को बदल डालने वाला था। रात भर पेट में गुदगुदी सी होती रही। अगली सुबह स्कूल पहुंचकर कुमुद के सामने जाकर खड़ा हुआ। क्या था वो? नीलेश ने कुमुद को घूरते हुए पूछा। क्या वो? उसने कंधे उचकाकर। वही जो कल किया था, नीलेश ने होठों पर उंगली लगाते हुए कहा। मन किया तो कर ली, इसमें क्या है? उसने मुस्कुराकर बड़ी ही सहजता से कहा। उसके कहने का अंदाज इस तरह था जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं तुझे पसंद हूँ। नीलेश ने इस बार उसका हाथ पकड़ लिया था। शक्ल देखी है कभी आईने में? वो खिलखिलाई, हाथ झटका और उछलती हुई अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। अचानक से कितने ही बदलाव एक ही दिन में आ चुके थे। आज उसका उछल कर जाना गुदगुदा रहा था। उसकी लहराती चाल उसे दीवाना बना रही थी। उसकी हिलती हुई वो पोनी टेल ऐसी महसूस हो रही थी जैसे उसके चेहरे पर ही झूल रही हो। उसके कोमल हाथ का स्पर्श अभी भी अपने हाथ पर बाकी था। स्कूल से आकर रात तक नीलेश इंतजार करता रहा कब मम्मी रेनू आंटी के यहाँ जाने को पूछेंगी। बार बार वो उनके सामने से गुजरता और वो न जाने किन कामों में व्यस्त थीं। उनके कहे शब्द, न जाने ये बच्चे कब बड़े होंगे, याद आ रहे थे। एक ही दिन में बच्चे इतने बड़े हो गए थे कि पसंद नापसंद की बातें करने लगे थे, एहसासों को महसूस करने लगे थे, पेट में होती उस मीठी सी गुदगुदी का आनंद लेने लगे थे। इतने बड़े हो चुके थे कि एक साथ रहने के सपने आंखों में सजाकर उसमें डूब चुके थे। नीलेश खुली आंखों से सपने देख ही रहा था कि मम्मी ने आवाज़ लगाकर कहा, जरा ये मटर पनीर की सब्ज़ी रेनू के यहाँ दे आ। उनके इस शब्दों ने उसके मृत शरीर में जान डाल दी। ऐसा लगा जैसे दिल ने अभी तक रक्त संचार करना बंद कर दिया था, अब जोरों से रक्त को नलियों में बहाकर शक्ति प्रदान कर रहा है। दोनों हाथ पंख बन पैरों को ज़मीन से उठा रहे हैं। हाथ में सब्जी की बड़ी कटोरी लिए नीलेश उसके दरवाजे पर था। घंटी बजाने से पहले ही कितने ही सवाल जवाब मन में इस तरह उभरे जैसे बटन दबाते ही आज एक सवाल के गूगल ढेरों जवाब देता है। घंटी बजाई तो पापा बाहर आएंगे? नहीं नहीं, वो क्यों आएंगे? आंटी ही दरवाज़ा खोलेंगी। हाँ, यदि आंटी रसोई में खाना बना रही होंगी तब कुमुद को ही दरवाज़ा खोलना बोलेंगी। मैं दरवाज़ा खोलते ही उसको चूम लूँगा। नहीं नहीं, ज़रूर अंकल ड्राइंग रूम में बैठे होंगे और वही उठकर दरवाज़ा खोलेंगे। इसी सोच में लगने लगा शायद उसे दरवाजे पर खड़े हुए बहुत ही देर हो चुकी है, जबकि इतना समय सिर्फ पलक झपकने भर में सोच बैठा था। घंटी बजते ही दरवाज़ा खुला, इस तरह जैसे दरवाजे पर वह हाथ लगाए सिर्फ घंटी बजने का ही इंतज़ार कर रही हो। नीलेश को देखते ही खिलखिलाते हुए बोली, बहुत लंबी उम्र लेके आया है तू, तेरे ही घर आ रही थी। क्यों, क्या हुआ? नीलेश ने हंसकर सवाल किया। तेरी याद जो आ रही थी पगले। यह कहकर उसने नीलेश की नाक पकड़कर अंदर खींच लिया और नीलेश बस चिल्लाता रह गया, छोड़ नहीं तो मारूंगा, देख सब्जी बिखर जाएगी। आंटी अंकल नहीं है क्या? नहीं है, बस तू और मैं, वो देरी से आएंगे, बोल कर गए थे तेरे यहाँ खाना खा लूँ, तेरे ही घर आ रही थी। अभी तो बोली मेरी याद आ रही थी। बहुत सुना था सब्र का फल मीठा होता है, आज इस मीठे फल का स्वाद भी चख लिया। अरमानों को पंख लग गए। कल जो पहली किस्त अधूरी रह गई थी उसको पूरा करने का समय नज़दीक दिखाई दे रहा था। होंठ मचलकर फड़फड़ाने लगे थे। इस समय वह अपने शरीर में होते
रक्तस्राव को चलता महसूस कर रहा था। हृदय से रक्त होठों पर पहुंचकर लबों को सुर्ख गर्म कर रहा था। उसकी आंखें नीलेश की आंखों में झांक रही थीं। नीलेश ने सब्जी की कटोरी बगल में रखते हुए कुमुद पर झुक गया। वो चिल्लाई, मम्मी तुम? माथे पर पसीने की बूंदें उभर उठी, धड़कनें तेज हो गईं। नीलेश को ऐसा लगा मानो शरीर में दौड़ता रक्त सूख कर थम गया हो। झट से पलट कर देखा, वो खिलखिलाई। दरवाजे पर कोई नहीं था। वो उछलकर ताली बजाते हुए, कैसा उल्लू बनाया, ही चिल्ला रही थी। किसी को न देख वापस हिम्मत जागी और फिर एक बार उस पर झुक गया। उसने नीलेश के मुंह पर हाथ रखकर रोकते हुए कहा, नहीं गंदी बात, तू तो एक ही दिन में बिगड़ गया, कल तो बड़ा चिल्ला रहा था। नीलेश ने कुमुद की आंखों में झांकते हुए धीमे से सॉरी कहा और फिर एक बार उस पर झुका। कुमुद ने दोनों हाथों से छाती को धकेलते हुए नीलेश को दूर किया। बड़ी तेज भूख लगी है, चल खाली सब्जी लाया है, बिन रोटी कैसे खाऊंगी, बता तो। नीलेश का हाथ पकड़े दरवाजे तक खींच लाई, घर का ताला लगाया और सब्जी का कटोरा लिए नीलेश के साथ चल दी। आज एक बात समझ आ चुकी थी, आखिर क्यों पूरी दुनिया लड़कियों के पीछे दीवानी है। वह दीवाने खुद नहीं होते, उनको बनाया जाता है। लड़कियों में यह खूबी शायद भगवान ही बनाकर भेजता है। जाल में फंसने के बाद जिस तरह मछली हर तरह के जतन उस जाल से छूटने के करती है लेकिन छूट नहीं पाती, उसी तरह हम लड़के लाख जतन करें लेकिन इस लड़की नुमा जाल से बच नहीं सकते। कल तक जिस लड़के को लड़कियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह जानता तक नहीं था इन सब बातों को। आज सिर्फ 24 घंटों में सब कुछ बदल कर बिन पानी मछली जैसे तड़प रहा था। जब तक उसने बैठकर खाना खाया तब तक उसके मम्मी पापा उसको लेने आ भी पहुँचे। इधर नीलेश अभी तक प्लानिंग ही करता रह गया। अपना कमरा दिखाएगा, अपनी किताबें, अपनी पेंटिंग और भी बहुत कुछ। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। मम्मी ने रेनू आंटी के सामने मिठाई का डिब्बा खोल दिया। रेनू मुंह मीठा कर, इनका प्रमोशन हो गया है, कल ही हमें बड़े घर में शिफ्ट होना है, तहसील के पास, देखना भूल मत जाना, आते जाते रहना। एक तरफ इस खबर ने सभी के मुंह में बधाई के शब्द जोड़ दिया था, दूसरी तरफ नए बने प्रेमी युगल ऐसे हो गए थे जैसे अभी अभी पिटकर आए हों। उसकी आंखों में मोती उभरने लगे थे। वो एकटक नीलेश को ही देख रही थी। ऐसा लगा पापा के प्रमोशन ने नीलेश की सारी खुशियां ही लूट लीं। ऐसे समय क्या एक बेटा अपने पापा को बद्दुआ देकर उनका प्रमोशन रुकवा देता या अभी कुमुद से लिपट कर अपने सभी अरमान पूरे कर लेता। भैया 5 किलो चीनी, सर्फ और चावल दे दो। कानों में शब्द पड़ते ही यादों के कारवां से बाहर निकला। जी उधर लड़का है, उसको बोल दो, वो निकाल देगा। पिछली कुछ गहरी यादें जब उभर कर आती हैं तब तन को बहुत तड़पाती हैं। दिलों की सुलगती आग कभी एक तरफ नहीं लगती, किसी तरफ कम तो किसी तरफ अधिक। नीलेश से अधिक आग इधर भी लगी हुई थी। दरवाज़ा खोलते ही सामान सोफे पर पटक दिया, खुद बिस्तर पर जा लेटी। सुधा, ओ सुधा, क्या कर रही है, बहरी हुई है क्या? कुमुद झल्लाई हुई थी। गुस्सा सातवें आसमान पर हाथों में चमकती बिजली का हथियार लिए हुए इस प्रकार खड़ा था कि सिर्फ अब एक बार नीलेश सामने आ जाए और हथियारनुमा बिजली उसको भस्म कर दे। जी मेम साहब, सुधा ने हड़बड़ाकर कहा। एसी चला, सर फटा जा रहा है, बाहर बड़ी गर्मी है। मम्मी कहाँ हैं? सुधा, रिमोट आपकी बगल में ही है मेम साहब, मम्मी जी सो रही हैं, उनके पैरों में थोड़ा दर्द हो रहा था। चाय बनाऊं या ठंडा पिएंगी? कुछ नहीं, जा तू यहाँ से, मेरा सर मत खा। एसी को चलाकर छत पर झूल रहे पंखे को घूमता देख याद आ गया वह दिन जब उस रात नीलेश से जुदा होने की खबर ने दिल की धड़कनें अस्त व्यस्त कर दीं। उस दिन भी इसी तरह घूमते पंखे को बिस्तर पर लेटी इसी तरह देख रही थी। यादों के वे सुनहरे पल खुली आंखों के सामने ठीक उसी तरह दौड़ने लगे जिस तरह कोई ख्वाब देखता है। क्या अब ये दूरी हमें मिलने नहीं देगी? अब स्कूल में वही पल भर के लिए ही आमना सामना होगा। मुझे क्यों उससे लगाव हुआ? आज मुझे उससे अपने दिल की बात कह देनी चाहिए थी।
यही सब सवाल लिए ठीक 15 साल पहले भी घूमते पंखे के नीचे इसी तरह खुद को कोसती रही पूरी रात। कोस रही थी उस पल को जब उसने नीलेश को अपने से दूर धकेल दिया था। क्यों नहीं जी भर के अपने सीने से लगा लिया? क्यों उसको जी भर कर देख नहीं लिया? आँखों के रास्ते दिल में बिठा नहीं लिया? सुबह से ही घर का सामान ट्रक में भरा जा रहा था। मम्मी और कुमुद दरवाजे पर खड़े देखते रहे। वो सामान हाथ में उठाए हर बार हमारी तरफ देखता और नज़र नीची कर लेता। अंत में जब वो लोग जाने लगे तब सुमन आंटी मम्मी से आकर गले लगीं। दोनों ऐसे रो रही थीं जैसे दो बहनें बिछड़ रही हों। कुमुद के दिलो दिमाग में यही प्रश्न कौंध रहा था, आखिर वो क्यों नहीं नीलेश के गले लग सकती। इसी सोच विचार में मगन थी वो। आगे बढ़ा, कुमुद की तरफ हाथ बढ़ाकर बोला, अच्छा चलता हूँ, मिलते रहेंगे गांधी पार्क में रोज़ाना शाम 5 बजे। उसने बड़े ही धीमे से अंतिम शब्द कहे। उसके इन शब्दों ने जान भर दी। उसका हाथ कुमुद ने जकड़ लिया था। मन नहीं था छोड़ देने का, मन था उसे गले लगकर अपनी मम्मी के जैसे आंखों से पानी गिराने का, लेकिन विवशता। स्कूल में पास से गुजरते हुए उसने कहा, याद है ना 5 बजे? कुमुद के चेहरे की मुस्कान ही शायद जवाब थी। कुमुद के घर से कुछ ही दूरी पर गांधी पार्क था, एक बड़ा सा पार्क जहाँ शाम होते ही बच्चों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता। जब कुमुद वहाँ पहुँची तो दिल बैठ गया। इतनी भीड़, कितने अरमान दिल में लेकर आई थी। आते ही उसको सीने से लगा लूँगी, उसको चूम लूँगी, लेकिन यहाँ तभी हाथ हिलाता नीलेश दौड़ता हुआ कुमुद के पास आ खड़ा हुआ। मैं वहाँ इंतज़ार कर रहा था, तू यहाँ खड़ी है, वो हाँफता हुआ बोला। तेरे को इससे बेहतर जगह नहीं मिली मिलने की? कुमुद ने शिकायती लहजे में कहा। क्यों, यहाँ क्या खराबी है? उसने अपनी नज़र मैदान के चारों तरफ दौड़ाई। क्या उसको वहाँ की भीड़ दिख नहीं रही थी, या उसको परवाह ही नहीं थी कि कोई कुमुद को जानकर उसे यहाँ देखकर क्या सोचेगा? ये लड़के सिर्फ अपने विषय में ही क्यों सोचते हैं? कभी एक लड़की के हिसाब से क्यों नहीं सोच कर देखते? इससे अच्छा तो सड़क पर ही मिल लेते। देख कैसे घूर रहे हैं सभी। इस दफ़ा कुमुद ने थोड़े गुस्से में कहा। देखते हैं तो देखने दे, क्या फ़र्क पड़ता है, आ उधर बैठते हैं। तूने अपना फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया? इस पढ़ाकू का कुछ नहीं हो सकता। एक लड़की से मिलने आया है और फिजिक्स की बात कर रहा है। फिजिक्स और प्यार में क्या कोई अंतर नहीं होता? यहाँ तो केमिस्ट्री बन रही है और ये महाशय हैं कि फिजिक्स पर उलझे हुए हैं। तुझे पढ़ाई के सिवा कुछ सूझता भी है? जा रही हूँ मैं। नीलेश ने कुमुद का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ को अपने होठों पर रखते हुए कहा, हर समय सिर्फ यही सोचता हूँ, वो क्या था? फिजिक्स तो बहाना था बात शुरू करने का। लड़कियाँ दिल की बात मुँह से नहीं बोलती, कुछ अपने आप समझनी भी चाहिए। उसकी इस हरकत से कुमुद थोड़ा शर्मा सी गई थी। बता ना, पसंद करती है क्या मुझे? उसके इस सवाल ने कुमुद को गुस्सा दिला दिया। भला यह भी कोई सवाल हुआ? बिना पसंद के ही किस कर लिया। हवस की देवी जो सवार हुई थी उस पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो है ना जो हमारे नुक्कड़ पर भिखारी बैठता है, मैं तो उसे पसंद करती हूँ। बुद्धू कहीं का। एक बार मुँह से बोलना, नीलेश ने भोलेपन में बड़े प्यार से कहा। हाँ हाँ मेरे बुद्धू प्रेमी, पसंद नहीं, बहुत पसंद करती हूँ। इतना कहते ही वो लगा कुमुद को गले लगाने। कुमुद ने धकेल दिया। कितनी भीड़ है यहाँ, तू तो मुझे बदनाम कराकर ही मानेगा। अब यह रोज़ाना का हो गया। मिलने की उससे बेहतर जगह कोई थी भी नहीं पूरे शहर में, और उससे बदतर जगह भी कोई नहीं थी। रोज़ाना हमें साथ देखकर शायद वो बच्चे भी बोर हो चुके थे, तभी अब वो सिर्फ अपने खेल में लगे रहते। हमारा देख देख कर कुछ और जोड़े भी वहाँ आने लगे थे, और वो खेल का मैदान अब लवर्स पॉइंट बनता जा रहा था। वो पहली किसी दोनों की आखिरी किस बनकर रह गई। दिल में उठते अरमान शर्म और हया ने दबा दिए थे। दोनों ने ही CPMT का एग्ज़ाम दिया था। नीलेश का नंबर आ गया और कुमुद का नहीं आया। लखनऊ का बेहतरीन कॉलेज उसको मिला। नीलेश के पापा ने अपना ट्रांसफ़र वहीं लखनऊ में करा लिया। एक बार फिर वही जुदाई का समय था। पहली बार एक शहर होने से मिल तो सके,
लेकिन अब ना जाने कब मिलना हो। कुमुद के घर फ़ोन लग चुका था। कुमुद ने नीलेश को सख्त हिदायत दी कि रोज़ाना 5 बजे फ़ोन करना है, नहीं तो जाने नहीं दूंगी। एक तरफ खुशी थी तो दूसरी तरफ दुख भी था। इसी मिश्रित भाव से पहली बार गले लगकर एक दूसरे को विदा किया। दिन बीतने लगे। रोज़ाना शाम 5 बजे फ़ोन का इंतज़ार रहता, लेकिन कभी फ़ोन नहीं आया। बाकी रहा तो सिर्फ इंतज़ार। साल दर साल बीतने के बाद यही लगने लगा था, डॉक्टर शादी करेगा तो किसी डॉक्टर से ही। इसी विचार ने उस जुदाई गम को बढ़ाया भी और कम भी कर दिया। आज इतने सालों बाद इस तरह एक ग्रोसरी की दुकान चलाता देखेगी, कभी नहीं सोचा था। मम्मी की कड़क आवाज़ ने यादों की नगरी से बाहर निकाला। कुमुद अपनी मम्मी के पास बाहर सोफे पर आ बैठी, अपने बाल बांधकर। याद है आपको, हमारे पड़ोस में रहने वाली सुमन आंटी? रेनू: हाँ हाँ, याद कैसे नहीं होगी, उसको तो मैं मरते दम तक भी ना भूलूं। एक नंबर की मक्कार धोखेबाज औरत, मेरे 3,000 डकार गई। कुमुद ने हैरानगी से भरे स्वर में कहा। 3,000? मुझे तो कभी नहीं बताया आपने। रेनू: बताया तो मैंने तेरे पापा तक को नहीं था। लखनऊ जाने से पहले लिए थे, बोली थी वहाँ जाकर मनी ऑर्डर करवा देगी, लेकिन आज तुझे याद कैसे आ गई? कुमुद: ओह, आज उनका लड़का मिला था, गैलरिया मार्केट में ग्रोसरी की दुकान है उसकी। रेनू: ग्रोसरी की दुकान? वो तो डॉक्टरी पढ़ने गया था। इसका मतलब वो भी झूठ था। लखनऊ जाने का तो सिर्फ बहाना था, और ना जाने किस किस के पैसे लेकर भागे हूँ। अभी जाती हूँ और अपने पैसे लेकर आती हूँ। कुमुद: अब क्या आप 3,000 के लिए लड़ने जाओगी? देने की नीयत होती तो खुद ही देने आते। रहने दो, भगवान ने हमें देने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भूल जाओ, अब तक भी तो भूले ही बैठी थी। रेनू: ऐसे कैसे भूल जाऊं? एक एक पैसा जोड़कर रकम बनती है। उस समय 3,000 की बड़ी कीमत थी। आज सुनने में कुछ भी नहीं लगती, लेकिन उस समय भूले बैठी क्योंकि उसका पता नहीं मालूम था। आज मालूम है तो कहती है छोड़ दूं। 4 बार सुनाकर भी आऊँगी। दिल की भड़ास नहीं निकलेगी तब तक चैन कहाँ। दिल की भड़ास? सही कह रही हैं मम्मी, जब तक दिल की भड़ास नहीं निकलती तब तक चैन कहाँ। मुझे भी सिर्फ 2 शब्द कहकर ही नहीं लौट आना चाहिए था, कम से कम अपने दिल की भड़ास तो निकालनी ही चाहिए थी। मन में उठते ऐसे ही विचार की आह में मध्यम शब्द निकले। आपको जो सही लगे करो, मना करने से मानने वाली तो हो नहीं। अगर जाओ तो शादी का कार्ड ज़रूर देना, उन्हें भी मालूम हो कितने बड़े घराने में जा रही हूँ मैं। मम्मी शाम को टहलने जाती ही थी, आज यही सही। वो निकली। कुमुद नहाने चली गई, शायद नहाकर सिर में हो रहा दर्द कम हो जाए। नहाकर निकली और टेलीविज़न खोलकर अपनी ही की हुई रिपोर्टिंग देखने लगी। सही ही कहा है किसी ने, प्यार का पहला अक्षर ही अधूरा होता है। वो लड़कपन का प्यार शायद मेरी नासमझी हो। मैं कभी उसको समझ ही नहीं पाई। माना मुझ में बचपना था, लेकिन मम्मी तो बड़ी थी, उन्हें तो समझना चाहिए था। क्या वो भी उनके स्वभाव को नहीं समझ सकी? बाहर ड्राइंग रूम में उनकी आवाज़ आई, तब बाहर निकली। मम्मी सोफे पर पसर कर सर पकड़कर बैठी, अपने पल्लू से चेहरे पर उभरे पसीने को सुखाने की कोशिश में थीं। क्या हुआ? मिल आई? ले आई पैसे? निकाल ली भड़ास? उन्होंने मुट्ठी में बंद रुपए टेबल पर रख दिए। बाहर बड़ी गर्मी है, दम निकलने को हो रहा है। उस पर ऐसी खबर, मुझे तो लगा था घर पकड़ना भी मुश्किल होगा। क्या खबर? चौंकते हुए पूछा। बहुत ही बुरा हुआ, सच्ची ही दिल बैठा जा रहा है सोच सोच कर। अब तो सुमन का ही चेहरा सामने घूम रहा है। मुझे बिल्कुल बहन जैसा मानती थी। सच्ची, भगवान भी कभी कभी गलत फैसले कर जाता है, कहते हुए उनकी आंखों में आंसू की बूंदें उभर आईं। बात को साफ ना बताकर इस तरह सस्पेंस बनाया कि सामने वाला भी तड़प उठे। इतना सस्पेंस तो हम अपने न्यूज़ चैनल में भी कभी नहीं बनाते जितना आप बना रही हो। हुआ क्या? साफ साफ बताओ। क्या बताऊं? कहते हुए कलेजा मुंह को आता है। लखनऊ जाते हुए गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। गाड़ी बुरी तरह कुचल गई। सुमन और भाई साहब तो वहीं, और नीलेश को जैसे तैसे निकाला गया।
बेचारा 2.5-3 महीने कोमा में रहा। होश आया तो पैर से लाचार हो गया, एक पैर कट गया। उसके मामा यहाँ ले आए, उन्होंने ही दुकान खुलवाई है। बेचारा, मुझे तो उसकी शक्ल देखकर ही रोना छूट रहा था। कुमुद, और यह सुनकर भी तुम पैसे ले आई? हद है मम्मी, मैं आती हूँ अभी मिलके, कहकर कुमुद उसी वेश में घर से निकल आई। बाल खुले हुए हैं करके ढीले डाले चोंगे में बिना गाड़ी ऐसे ही निकल आई। नज़र बेशक सड़क पर दूर झलकती मार्केट की उस दुकान पर टिकी थी, लेकिन नज़ारा कुछ और ही था। मन में मची उथल पुथल अनेकानेक सवाल जवाब में उलझी हुई थी। मेरे बोलने के बावजूद उसका यूं बैठे रहना, उसकी बात न सुनना मुझे खलने लगा। गुस्सा भी आया। लड़कों को महान बनने का इतना शौक क्यों होता है? क्या मुझसे एक बार कहना नहीं चाहिए था? मैं ठुकरा देती तो अलग बात थी। उसे मालूम ही नहीं हुआ कि वो कितना तेज़ चल रही थी। मिनटों में ही उसकी दुकान के सामने थी। दुकान में भीड़ जमा थी। शीशे के पार वो वहीं बैठा था, साथ में रखी बैसाखी, जिस पर उसकी नज़र दोपहर में गई ही नहीं थी। याद हो उठा वो लम्हा जब उसने कंपटीशन में बाजी मारी थी। डॉक्टर बनेगा, इसी ख्याल से कितना खुश था। मुझसे कहा था उसने, कोई नहीं, तेरा नंबर नहीं आया। शादी के बाद डॉक्टर की पत्नी अपने आप ही डॉक्टरनी हो जाती है। कितना खुश था वो उस दिन। क्या इस समय मुझे इसको डांटना चाहिए या इस पर दया दिखानी चाहिए? बड़ी से बड़ी न्यूज़ या ख़तरनाक रिपोर्टिंग के लिए भी कभी मैंने इतना नहीं सोचा जितना दुकान के अंदर जाकर उसका सामना करने में सोच रही थी। एक बार को लगा वापस चली जाऊं। दोपहर में अपने कहे शब्द याद आ रहे थे। उसकी व्यवस्था का भान हो रहा था। कैसे कोई 17 वर्ष का बालक जो पूरी तरह से अपने अभिभावकों पर निर्भर हो, उनके जाने के बाद रिश्तेदारों पर निर्भर नहीं, सिर्फ बोझ हो, वह कैसे अपने प्यार के विषय में सोचे? उसने जो किया वह 100% सही था। यही भाव लिए पूरी हिम्मत के साथ अंदर गई। वो कुर्सी पर बैठा था, गर्दन उठाई, कुमुद को देखा। कुमुद भी सिर्फ उसे देखती रही। उसने ही चुप्पी को तोड़ा। क्या कुछ और भी देना बाकी रह गया? उसके शब्दों में कठोरता थी। शायद मम्मी ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे उसका दिल दुखी था। हाँ, मम्मी का हिसाब तो तूने कर दिया, मेरा अभी बाकी है। खड़ा हो, कुमुद ने गहरी नज़रों से घूरते हुए कहा। उसके तीखे स्वर उसके भीतर के गुस्से को दर्शा रहे थे, 15 बरस की जुदाई का गम जता रहे थे। नीलेश बैसाखी थामे कुर्सी से खड़ा हुआ। दोनों के बीच 2 फीट चौड़ा काउंटर था। फिर भी कुमुद ने नीलेश का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ खींचा। उसके होंठ नीलेश के होंठ से टिका दिए। दुकान में ग्राहकों की भीड़ थी, लेकिन कोई परवाह नहीं थी। सहायक सामान तोलते थम गया। बच्चों की आंखें उनके अभिभावकों ने अपनी हथेली से बंद कर दी। बगल में दबी सहारा दिए हुए बैसाखी गिर पड़ी। 15 बरस पहले की किस और आज की किस में बहुत बड़ा अंतर था। 15 बरस का अंतर। कुमुद अलग हुई। नीलेश के मुंह से शब्द निकले, ये क्या है? की आंखें चमक रही थीं। चेहरे पर प्रसन्नता के भाव थे, होठों पर मुस्कान थी। उसके जोर से धड़कते दिल की धड़क साफ सुनाई दे रही थी। कुमुद ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा प्यार है और ये अंतिम किस नहीं है। समझती हूँ उस समय तू विवश था, लेकिन आज तू अपने पैरों पर खड़ा है। आज तो कोई व्यवस्था नहीं। मुझसे शादी करेगा? मेरी इस किस को आखिरी किस तो नहीं बनने देगा? नीलेश की निगाह काउंटर पर रखे शादी के कार्ड पर गई, जो कुछ देर पहले उसकी मम्मी देकर गई थी। लेकिन तेरी तो शादी होने वाली है। मायूसी भरे शब्द जो दिल की गहराइयों से निकले थे। होने वाली थी, हुई नहीं। अगर तू राजी है तो तुझसे होगी। बोल, होगी ना? सहायक, भैया हाँ बोल दो। ग्राहक की भीड़ एक स्वर में बोल पड़ी, हाँ बोल दो। ऐसा प्यार नसीब वालों को ही मिलता है। नीलेश के अधर खिल उठे। एक पैर पर खड़े हुए नीलेश ने अपनी दोनों बाहें कुमुद की तरफ फैला दी। कुमुद ने ताली बजाते हुए जोर से कहा, आज दुकान बंद हो चुकी है, कृपया आप सब लोग हमारी शादी में ज़रूर आना। सहायक ने बाहर निकलते हुए शटर गिरा दिया। कुमुद
उस 2 फीट के काउंटर को लांघते हुए नीलेश के गले जा लगी। नीलेश, मुझसे कोई गिला शिकवा नहीं है तेरे को? कुमुद, है ना, बहुत है, लेकिन गिला शिकवा करने को तो पूरी जिंदगी पड़ी है। अभी ये उम्र सिर्फ प्यार करने की है। कुमुद की आंखें बंद हो गईं। नीलेश उसके चेहरे पर झुक गया। दोनों प्यार की दुनिया में लीन हो गए।